हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो 11 के 11 प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपके अच्छे से करवाने वाला हूँ। वैसे टोटल 14 है जिसके अंदर से 3 फंडामेंटल असम्पशन होते हैं जो मैं पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 1 आया था उसके अंदर वो तीनों प्रिंसिपल मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। अब मैं आपको अगले 11 प्रिंसिपल करवाऊंगा। इन केस आपको कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल ही देखने हैं तो आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे सारे के सारे, आप वो भी देख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो और पूरी वीडियो देखो। सो टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखनी जरूरी बहुत है क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा उससे आपको समझ आएगा क्या इनकी एक्चुअली में प्रैक्टिकेबिलिटी है। उसके बाद ये 11 के 11 प्रिंसिपल करने के बाद हम एक क्वेश्चनियर करेंगे जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहचानने हैं। वो करके फिर हम इस चैप्टर को थर्ड पार्ट में जो बाकी सामान रह गया जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, उसके ऑब्जेक्टिव, वो सब चीजें हम उसके अंदर कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ, दैट इज माई अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। सो मुझे क्या कहता है, दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या फिर हम इसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बड़े सिंपल सी बात कहता है। देखो, बिजनेस एंटिटी कहता है कि ओनर और बिजनेस ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। मतलब कि जो बिजनेस है पड़ा, जैसे मान लो मेरा विद्यम है तो विद्यम अलग है और उसके मालिक संयम सर अलग है। वो ऐसा क्यों कहना चाहता है? अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम ऐसा कहते हैं कि मालिक के खाते अलग बनेंगे, बिजनेस के खाते अलग बनेंगे। बिजनेस और मालिक एक नहीं हो सकते। कि बिजनेस, मान लो कि मेरा कोई पर्सनल खर्चा तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। बिजनेस का कोई पर्सनल खर्चा है, बिजनेस के अंदर कोई खर्चा हो रहा है तो वो मेरा खर्चा नहीं माना जाएगा। इस हिसाब से हम खाते बनाते हैं। इसी वजह से एक बिजनेस अपने मालिक को क्या बोलता है, अपने मालिक का अलग खाता बनाता है और अपने मालिक को एज एन इंटरनल क्रेडिटर ट्रीट करता है कि मैंने आपसे एक तरीके से पैसे उधार पे ले रखे हैं और उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आता है मैं आपको दे देता हूं। मतलब कि मैंने सपोज 2 लाख रुपए लगा के विद्यम शुरू किया तो विद्यम मेरे को ऐसे ट्रीट करता है कि मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार पे ले रखे हैं और जो भी मैं प्रॉफिट कमाता हूं उसके बदले आपको वो देता रहता हूं। सो दिस इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखते हैं क्या लिखा है, अच्छे से समझते हैं। लिखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट। बिजनेस क्या माना जाता है? सेपरेट माना जाता है फ्रॉम इट्स ओनर्स, अपने मालिकों से अलग माना जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस की वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे एंड नॉट फ्रॉम द दैट ऑफ ओनर। ओनर के उससे नहीं देखोगे। मतलब कि ओनर का कोई पर्सनल खर्चा है तो बिजनेस उसको अपना खर्चा नहीं मानने वाला है। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, ओनर्स को हम अलग से अलग मानते हैं बिजनेस से, आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। हम उनको क्या मानते हैं अपने बिजनेस में कि क्या है, मेरे क्रेडिटर्स है। ये क्या है, मेरे क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस है। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, कि जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जितना मैंने विद्यम में शुरू में पैसा डाला था उतनी लिमिट तक के लिए विद्यम मेरे को ट्रीट करेगा एज अ क्रेडिटर। देयर अकाउंट विद द business is credited with the capital introduced and profit earned during the year etc and by the debited by the drawings made। अभी मैं डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं समझाना चाहता हूं आपको, लेकिन ये समझ लो कि जब आप पैसा डालोगे तो हम एक साइड लिख देंगे, जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जब पैसा निकालोगे तो दूसरी साइड लिख देंगे। बस आप इतना समझ लो, ठीक है जी। और क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल अमृत ने स्टार्ट किया बिजनेस विद एंड इंट्रोड्यूस किया, उसने 1 लाख बाय चेक, उसने खाते से 1 लाख रुपए का चेक दिया। सिंस द फर्म रिसीव्ड द अमाउंट इट विल डेबिट द बैंक अकाउंट। अभी आपको डेबिट क्रेडिट का इतना वो नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ इतना समझो, हम अपनी किताबों में लिख देंगे कि मेरे बैंक में पैसे आ गए और अमृत का कैपिटल आ गया, कि अमृत से हमने कैपिटल ले ली है, दैट्स इट। दस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म फ्रॉम द फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन लिखोगे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंटिटीज, हर एंटिटी को लगता है, बी इट अ बिजनेस एंटरप्राइज और नॉट, चाहे उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो चाहे ना हो। मतलब कि अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसका प्रॉफिट कमाना मोटिव है तो भी लगेगा, अगर आपका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है तब भी ये एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट एज इट इज लगेगा। मतलब कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उन सब पे भी ये कॉन्सेप्ट एज इट इज अप्लाई होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज माई मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये क्या कहता है
कहते हैं कि मनी के अंदर जिस चीज को मेजर किया जा सके सिर्फ वही चीज अकाउंटिंग के अंदर आती है। कि हमारे अंदर हम जो भी चीज का हिसाब किताब रखेंगे, अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट जिस भी चीज का हिसाब किताब रखेगा सिर्फ उन चीजों का हिसाब किताब रखेगा जिनको आप पैसे के रूप में माप सकते हो, अदरवाइज नहीं रख पाओगे आप। मतलब कि हमने याद किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसे का रिलेशन हो, तो मतलब आप उसको पैसे में माप सकते हो। इसकी कमी भी है, इसकी बहुत बड़ी कमी है। बहुत बड़ी कमी यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है बट उसको हम पैसे के रूप में माप नहीं सकते, तो वो रह जाती हैं। जैसे कि मेरे अच्छे इंप्लॉइज, मैं कहता हूं मेरे इंप्लॉइज जो है उनका गुड कैलिबर है, वो बहुत बढ़िया है, मेरे पब्लिक रिलेशंस बढ़िया है, बट मैं उनको पैसे के रूप में माप नहीं सकता। इस वजह से अकाउंटेंसी में हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यही इसकी लिमिटेशन भी है। चलो रीड करते हैं जल्दी से क्या लिखा है मैंने। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको मैं पैसे के रूप में माप सकता हूं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उन्हीं को हम लिखते हैं। स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज द कॉमन डिनोमिनेशन इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि जो पैसा होता है वो कॉमन डिनोमिनेशन के रूप में काम करता है, कि मतलब कि उस चीज के अंदर आप मापोगे कुछ भी अगर आपने रिकॉर्ड करना है या कुछ भी आपने रिपोर्ट करना है, कि कुछ भी रिकॉर्ड करते हो या बाद में आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी को बताते हो, तो सब कुछ क्या होना चाहिए, पैसे के रूप में होना चाहिए। इस प्रिंसिपल की दो बड़ी मेजर लिमिटेशन मुझे देखने को मिलती है। दो मुख्य लिमिटेशंस मेरे को देखने को मिलती हैं, वो क्या क्या है देखो। पहला, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जिनको मैं पैसे के रूप में माप ही नहीं सकता, आर नॉट रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउसोएवर इंपॉर्टेंट दे मे बी टू द एंटरप्राइज, चाहे वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, वेदर दे आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर अस या वेदर दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा ध्यान से समझना, कहते हैं द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसीडर्ड टू हैव स्टैटिक वैल्यू as the transactions are recorded at the value on the transaction date and continue to be shown at the recorded value। कहते हैं हम ऐसा मान के चलते हैं जो पैसे की वैल्यू है वो स्टैटिक है, वो बदल नहीं रही है। एज द ट्रांजेक्शन हम जब रिकॉर्ड करते हैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते रहते हैं जिसपे वो ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुई थी। इसका कहने का कुछ मतलब ऐसा होता है कि तुमने साल की शुरुआत में, मान लो तुमने 1 साल के खाते बनाए, इसका कहने का मतलब क्या होता है देखो, तुमने 1 साल का खाता बनाया, तुमने साल की शुरुआत में बोला कि यार ये 10,000 रुपए की मैंने सैलरी दी है ना, 10,000 तुम उसको खर्चा मानते हो, और ईयर एंड पे आते आते अब इस 10,000 की वैल्यू ज्यादा है ना, क्योंकि जो 10,000 में सामान तब आता था, ईयर एंड पे आते आते हो सकता है कि वो सामान अब 11,000 का आता हो, तो हम उसके ना चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं कर पाते, क्योंकि हम मनी जब मेजरमेंट करते हैं तो हम उनको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिसपे हमने वो ट्रांजैक्शन हुई थी। कि 10,000 हमने साल की शुरुआत में सैलरी दी थी, चाहे आज वो एम्प्लॉय मेरे से 11,000 लेता हो, लेकिन मैं मानूंगा यही कि उस 20 साल का खर्चा जो मेरा है वो 10,000 के हिसाब से ही है, उतने महीनों का जब मैंने 10,000 दी। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि मनी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी स्टैटिक वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर आता है मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्यों? ये कहता है यार कि तुमने गोइंग कंसर्न असम्पशन पढ़ी, जहां पे तुम मानते हो कि मेरा बिजनेस तो फॉरसीबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। तो कहते हैं कि इसके रिजल्ट कब पता चलेंगे? रिजल्ट तो कोई चीज के तब पता चलता है जब वो शुरू हुई और खत्म हो गई, गेम शुरू हुई, मैच शुरू हुआ, मैच खत्म हुआ, तब पता चला कौन जीता कौन हारा। तो कहता है आप बिजनेस के रिजल्ट कब पता लगाओगे? इसीलिए हम एक प्रिंसिपल लेके आते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप पूरे बिजनेस की जिंदगी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उन टुकड़ों में चेक करो कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम पूरे बिजनेस के लाइफ टाइम को एक एक साल के टुकड़ों में तोड़ देते हैं और हर साल उसके खाते बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जहां से हम पता लगाते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है। ये सब पता लगाने के लिए हमारे लिए जरूरी है। सो दिस इज माई अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। रीड करते हैं कैसे कैसे लिखते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑन एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। हम क्या करते हैं, लाइफ ऑफ बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड में तोड़ देते हैं, सो दैट ताकि इसकी परफॉर्मेंस को हम माप सकें एट रेगुलर इंटरवल्स, कि हम रेगुलर इंटरवल पे इसकी लाइफ, इसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस आर मेंटेन्ड, हम उन्हें मेंटेन करते हैं फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न। कहते हैं आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को मानते हो,
जो क्या कहता है कि एंटरप्राइज तो चलता रहेगा, शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर द फॉरसीबल फ्यूचर। बट जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो तो बोलेगा ना मेरे को, स्पेशली द मैनेजमेंट एंड बैंक्स, इनको तो रिक्वायर है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल, इसीलिए हम रेगुलर इंटरवल पे उसकी लाइफ को तोड़ देते हैं और उसके खाते बनाते हैं, सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट एप्रोप्रिएट। समझ आया कि गोइंग कंसर्न बोलता है कि बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसको तोड़ के उसके खाते बनाने पड़ेंगे साल दर साल, सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुश रह सके। In the view of above, the life of an enterprise is broken into smaller periods. Usually 1 साल का होता है, इससे छोटा ज्यादा भी कर सकते हो, which is termed as the accounting period. समझ आया? चौथा प्रिंसिपल देखते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहते हैं कि यार आपका एक सिद्धांत होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को फुल्ली डिस्क्लोज कर रहे हो। डिस्क्लोज का मतलब होता है आप बता रहे हो। कहते हैं जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको अच्छे से डिस्क्लोज करनी है, वेदर यू आर लीगली रिक्वायर्ड टू डू दैट। कि मतलब कि अगर तुम लीगली रिक्वायर नहीं भी हो तब भी आपको इंफॉर्मेशन बतानी है, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो। मान लो मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा हो गया मेरे बिजनेस के अंदर जो लीगली इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने मालिकों को बताऊं, लेकिन मेरे को लगता है मोरली कि उनको पता होना चाहिए, तो आप जरूर बताओ। क्या लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट एंड understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of entity। ये कहता है कि there should be complete और अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए जितने भी तुमने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए उसके अंदर। किससे रिलेटेड? ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो भी तुम्हारी इकोनॉमिक अफेयर्स की है, मतलब जो भी तुम्हारे पैसे से लेन देन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। फिर आगे लिखता है अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स, कहता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के अलावा भी गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कहती हैं कि ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट, जो भी काम की चीजें हैं, इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट, इससे फायदा क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल द रीजंस फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। लो टर्नओवर का मतलब होता है कि टर्नओवर, हम काफी चीजों में लो टर्नओवर, यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि लो सेल्स। सिर्फ इतना बता के मत छोड़ दो कि हमारी सेल पिछले साल 10 लाख थी अब 8 लाख हो गई। अगर आप उसकी रीजनिंग भी दे दोगे तो वो फुल डिस्क्लोजर के अंदर आ जाएगा कि आपने अच्छे से समझा भी दी है चीज। गॉट इट? नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका थोड़ा सा अपोजिट है, देखो वो क्या कहता है। नेक्स्ट इज माई मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सब कुछ बताना चाहिए। मटीरियलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन कहता है मटेरियल इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए, इमटेरियल नहीं बतानी। मटेरियल का मतलब होता है काम की चीज। काम की चीज आपको जरूर बतानी है, बिना काम की चीज नहीं बतानी है। कैसे डिसाइड होगा काम की चीज कौन सी और कौन सी काम की नहीं है? इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी बिजनेस के लिए उसका कुछ काम का और कुछ ना हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी मेरे पास विद्यम में बहुत सारा स्टाफ है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत काम है, और अब एक चाय फालतू आई थी या एक चाय कम आई थी, किसी ने घपलेबाजी कर दिया तो 10 रुपए का, तो वो मेरे को बताया जाए कि ना बताया जाए, तो मैं कहूंगा ये इमटेरियल है। दिस इज इमटेरियल कि मेरे को ये बात पता हो, क्योंकि मेरे बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है, मेरे को 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ रहा, सो दिस इज इमटेरियल, ये मुझे पता होनी जरूरी नहीं है। बट यही चाय का कप जो चाय का ठेला लगा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक चाय कम गई या ज्यादा गई, क्योंकि उसके लिए वो 10 रुपए मटेरियल इंफॉर्मेशन है। तो समझ आ रही है, मटेरियल कोई चीज है या नहीं वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बहुत बड़ी कंपनी है और उनको इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा तो उनके लिए इमटेरियल है, लेकिन जो छोटे बिजनेस है उनको इससे फर्क पड़ेगा तो उनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। देखो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। ये क्या बताता है हमारे को कि किसी भी आइटम या इवेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है पड़ी, कितनी सिग्निफिकेंस है पड़ी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। कहता है कि किसी भी चीज को तुम मटेरियल कब बोलोगे, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट, जब तुम्हारे पास ऐसा कारण हो कि उस चीज की नॉलेज, दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कहता है कि अगर वो चीज तुम्हें लगता है कि एक
इन्वेस्टर को, जिसने इस बिजनेस में पैसा डालना है, अगर उसके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो वो चीज मटेरियल कहलाएगी, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगी। Thus, whether an item is material or not will depend on its nature, आइटम की नेचर पे, उसके अमाउंट पे कितने की चीज है। It thus means that it is a matter of exercising judgment, कि जज करेगा बंदा कि हाँ वाकई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, to decide which item is material or which is not। समझ आई बात। So this is my materiality principle। नेक्स्ट देखते हैं आप जल्दी से, that is prudence और conservatism principle। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी से ही आते हैं। व्हाट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है। तो ये कहते हैं कि आपको अपने बिजनेस में सेफ खेलना है। सेफ खेलने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कल को कोई नुकसान होने वाला है तो आप उसको आज ही उसके लिए अलग से पैसा साइड करके रख दो, उसके लिए प्रोविजन बना दो। दूसरी चीज एक बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कल को प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए आज ही खुश मत हो जाओ, आज ही खर्चे करने मत लग जाओ। फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है अगले साल तो मेरे पास बच्चे आ जाएंगे, तो मैं आज ही ना बाजार से पैसा ब्याज पे चक के खर्चा कर देता हूं, तो दिस इज रॉन्ग। प्रूडेंस कहता है ऐसा मत करो। कल को अगर आपको लगता है प्रॉफिट होने वाला है तो आज उससे रिलेटेड डिसीजन मत लो। और मेरे को लगता है कि ना यार कल को ना खर्चा बहुत होगा, मेरा डिजिटल बोर्ड ना बहुत महंगे हो जाएंगे क्योंकि जीएसटी बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए वो कहते हैं आज ही तुम प्रोविजन बनाओ कि आज ही मेरे पास जितना पैसा पड़ा है मैं उसमें से कुछ अलग रख दूं कि यहां इसकी जरूरत मेरे को इस काम के लिए पड़ेगी। सो दिस इज माय प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। प्रॉफिट्स के लिए आज ही खुश मत हो बट लॉसेस के लिए जरूर प्रोवाइड करो। रीड करें जल्दी से, क्या कहता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल is many a time described using the phrase जो मैंने आपको बोला, don't anticipate a profit but provide for all possible losses। कहता है प्रॉफिट को आज से ही एंटिसिपेट करके मत बैठ जाओ, बट लॉस अगर लगता है तो उसके लिए आज से ही प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, अगर तुम्हें लगता है कल को कोई खर्चा होने वाला है तो उसके लिए प्रोवाइड करो, कोई लॉस होने वाला है उसके लिए प्रोवाइड करो, बट डू नॉट एंटिसिपेट इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। लेकिन इनकम्स और प्रॉफिट को आज से ही अंदाजा लगा के खुश मत हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी वजह से हम एक चीज करते हैं, क्या, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू और मेकिंग द, पहला ये देखो, पहला एग्जांपल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों लिख दिए। कहते हैं कि जो तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा है, जो माल पड़ा है, मेरे पास कपड़े की दुकान पे ना, पता है क्या है, मेरे पास ना आज 100 टी शर्टें पड़ी हैं और वो मैं लाया था 200 रुपए की एक के हिसाब से, मतलब कुल मिला के मेरे पास 20,000 का माल है ना। मैं हर 100 रुपए वाली टी शर्ट बेचता कितने की हूं, 150 की बेचता हूं। मैं 150 की मेरे पास 100 टी शर्टें पड़ी है ना, अच्छा 200 रुपए की है, तो मैं कहता हूं मेरे पास जो 100 टी शर्टें हैं मैं बेचता कितने की हूं, 300 की बेचता हूं। 200 वाली 300 की बेचता हूं, तो ये हो गया 30,000। अब मैं इसको कितना मान के चलूं कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, अभी बिकी नहीं है, मेरे दुकान में पड़ा है ये माल, ये जिसकी कॉस्ट 200 रुपए है, बिकेगी 300 की, तो कहता है आप किस वैल्यू पे इसको मान के चलो, वो कहता है 20,000 पे। हो सकता है ना बिके, तुम आज ही एंटीसिपेट थोड़ी करके बैठ जाओगे तो बिक ही जाएगा, तो वो कहता है आप इसको 20,000 का माल मान के चलो, ना कि 30,000 का। दूसरी बात क्या बोलता है, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब कि मेरे को पता है कि आज मेरी ना फीस लेने वाली रहती है, मेरी फीस ड्यू है जी 15 लाख, कि 15 लाख मेरे को फीस लेनी है स्टूडेंट से, जो कि अभी तक आई नहीं है, मैंने कमा लिया, मैंने पढ़ा दिया, मेरे को लगता है यार इसमें से ना 1 लाख तो डूब ही जाएगा, तो वो कहता है 1 लाख के लिए आज से ही तैयार हो जाओ, इसके लिए आज ही एक प्रोविजन बना दो 1 लाख का, कि प्रोविजन बना दो, प्रोविजन बना दो ऑफ 1 लाख का, कि मेरे को कल को ये डूबेगा तो मैं उसके लिए आज से ही तैयार होकर बैठ जाऊं। समझ आई बात। सो दिस इज माई प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम कोई भी एसेट जब खरीदते हैं तो हम उस एसेट को उसी वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू पे ही अपनी बुक्स में शो करते रहेंगे। मान लो कि मैंने क्या करा, आज से 4 साल पहले ये मैंने बोर्ड खरीदा था,
ठीक है, मैंने ये 2 लाख का खरीदा था, तो मैं अपनी बुक्स में कितने का दिखाऊंगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 2 लाख का ही, इसमें से माइनस करता रहूंगा इसकी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है कि मैं कहता हूं कि मेरे 2 लाख का है, मेरे को लगता है 10 साल चलेगा, तो मैं हर साल 20-20 हजार इसकी वैल्यू रिड्यूस करता रहूंगा। तो मैं इसको कैसे शो कर रहा हूं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैं कहूंगा कि ये 2 लाख का था, ये मेरे पास 2 लाख का था, मैं हर साल 20-20 हजार रिड्यूस करता हूं, अब तक 4 साल निकल चुके हैं, तो मैं कहूंगा 80 हजार मैंने रिड्यूस कर दिया। मेरी बुक्स में ये ऐसे दिख रहा होगा, मेरी बुक्स में कैसे दिख रहा होगा, 2 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू 1,20,000, जहां पे मैं बोलूंगा 2 लाख इसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मेरी आज की वैल्यू। तो आप एसेट को इस तरीके से शो करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ना कि इसकी मार्केट वैल्यू पे। हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू 1.5 लाख हो सकता है मार्केट में वैल्यू इसकी सिर्फ 50,000 हो, लेकिन उस पर हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो दिस इज माई हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रीड करते हैं जल्दी से और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो देखो क्या कहता है, according to the cost concept, an asset is recorded in the books of account at the price paid to acquire it, कि जितने पैसे देके हमने उसको एक्वायर किया था उस रेट पे हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड द कॉस्ट, और वही कीमत बेसिस होती है फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट, और वही कॉस्ट उसकी क्या होगी, आगे की अकाउंटिंग करने के लिए बेसिस होगी हमारा। एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, जितने की मैंने ली वो, बट इट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं। जैसे हमने 2 लाख का बोर्ड लिया, हर साल 20-20 हजार हम चार्ज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कर रहे हैं सिस्टमेटिकली। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट मे चेंज, वो बदल सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट्स बुक वैल्यू। तो अगेन हम अपनी बुक्स के अंदर उसको जो हमारी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन उसी पे लिखते रहते हैं। आइदर दैट इज कॉस्ट एट विच इट वाज परचेज्ड माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट, आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन तुमने प्रोवाइड कर दिया है वो माइनस कर दोगे। फॉर एग्जांपल एन एसेट, जो मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया वो भी लिख सकते हो कि 2 लाख का बोर्ड लिया, 4 साल निकल गए, तो हम 80,000 माइनस करके 1,20,000 अपनी बुक्स में दिखा रहे होंगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर मैचिंग प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल नाम से ही लगता है, कहता है कि मैच करो। किसको मैच करो, ये कहता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करो। मतलब कि जो खर्चा जिस साल के रिवेन्यू को अर्न करने के लिए किया गया, उस खर्चे को उसी साल का खर्चा मानो। मतलब कि मैं कहता हूं कि 2022-23 में मेरे पास एक टीचर थे, मैंने उनको सालाना सैलरी उनकी 5 लाख थी, उसी साल उन्होंने 2022 से उन्होंने पढ़ाया, तो मतलब जो उसी साल बच्चे उनसे मैंने फीस रिसीव की होगी, लेकिन वो सैलरी मैं दे रहा हूं अब 2025 में। तो क्या मैं उसको खर्चा, उस सैलरी का खर्चा 2022-23 के खातों में लिखूं या 2025 के खातों में लिखूं? तो मैं क्या करूंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहेगा मेरे को कि सर जिस साल आपने उनकी मदद से, उस खर्चे की मदद से रिवेन्यू कमाया, उसी साल से आप इस खर्चे को मैच कर दो। तो मैं क्या करूंगा, 2022-23 में ही इस खर्चे को मान के चलूंगा, चाहे मैंने पेमेंट अब करी लेकिन खर्चा मैं उसी साल का मानूंगा। सो दिस इज माई मैचिंग प्रिंसिपल। रीड करते हैं क्या कहते हैं। हमने लिखा An important objective of business is to determine profits periodically। हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम सही प्रॉफिट्स माप सके, कि 2022-23 के मैं सही प्रॉफिट्स माप सकूं। अगर तभी का खर्चा दिखाऊंगा तभी उस साल का सही प्रॉफिट आएगा ना। इट इज नेसेसरी टू मैच, इसीलिए जरूरी है मैच करना रिवेन्यूज ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट लॉस। हमें क्या करना पड़ेगा, सही खर्चों को सही इनकम के साथ मैच करना पड़ेगा, तभी हम उस साल का अकाउंटिंग पीरियड का सही प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड ओनली व्हेन द रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज मैच्ड। तभी हम सही निकाल पाएंगे अगर उसी साल के खर्चे उसी साल में हम मैच करेंगे। रेवेन्यू इज मैच्ड ड्यूरिंग विद द एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट was made और received। हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि पेमेंट आप 2025 में कर रहे हो, लेकिन आपने उसका बेनिफिट 2022-23 में लिया, तो आप उसी साल का खर्चा मानने वाले हो। ठीक है जी, अगला देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट या फिर ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, नाम से समझ आता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कोई दो चीजें। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, वो 2 जगह पर जाती है।
दोनों एस्पेक्ट होते क्या है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है अगर मेरे को अकाउंटेंसी में किसी भी चीज को बढ़ाना है या किसी भी चीज को घटाना है तो उसको प्लस माइनस ना बोल के हम डेबिट क्रेडिट बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक को हमने प्लस बोल दिया एक को माइनस बोल दिया, नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किसी अगर एक चीज के इंक्रीज होने को तुम डेबिट बोल रहे हो तो उसके डिक्रीज होने को क्रेडिट बोलोगे। लेकिन दूसरी चीज के अगर सपोज इंक्रीज होने को क्रेडिट बोलते हो तो उसके डिक्रीज होने को डेबिट बोलोगे। तो ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। मतलब कि कोई चीज अगर बढ़ रही है उसका बढ़ना डेबिट है तो उसका कम होना क्रेडिट है, लेकिन अगर किसी चीज का बढ़ना क्रेडिट है तो उसका कम होना डेबिट है। तो मतलब चलती एक दूसरे की उल्टी है। लेकिन ये नहीं कि हर चीज का बढ़ना डेबिट होता है या हर चीज का बढ़ना क्रेडिट होता है, ऐसा सच नहीं है। समझ गए? हम धीरे धीरे रूल्स ऑफ जब पढ़ेंगे इसके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो हम वहां पे जानेंगे भी सही। क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल होता है कि उतना ही डेबिट करते हो उतना ही क्रेडिट करते हो। अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट concept, dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise, कोई भी ट्रांजैक्शन जो एंटरप्राइज एंटर करेगा उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट होगा ऑफ इक्वल अमाउंट, बराबर अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट होंगे कि उतना ही आप डेबिट करोगे उतना ही आप क्रेडिट करोगे। लेकिन किसी एक चीज को डेबिट करोगे किसी एक को क्रेडिट करोगे। जैसे मैंने फूड खरीदा 500 का, फूड बाय किया ₹500 का, तो हम क्या करेंगे, एक चीज को क्रेडिट करेंगे। जैसे कैश कम हुआ कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अभी मैं रूल्स नहीं समझा रहा, तो मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं क्या होता है। फूड खरीदा, खर्चा हो गया, तो मैं खर्चा जब बढ़ता है तो मैं उसको डेबिट कर देता हूं। तो मतलब मैंने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन में एक चीज को डेबिट किया एक चीज को क्रेडिट किया। ठीक है, एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट होगी। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम बहुत अच्छे से समझेंगे सब कुछ। अगला प्रिंसिपल देखते हैं, दैट इज माय सेकंड लास्ट प्रिंसिपल होना चाहिए ये, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के जैसी बात ही बोलता है। ये कहता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करोगे, कब कंसीडर करोगे, कब मान लोगे, जब सेल कंप्लीट हो गई। फर्क नहीं पड़ता कि कैश आया या नहीं आया, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल हैज अकर्ड। सेल हो चुकी है, सामान बिक गया है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, चाहे तुमने अभी पेमेंट रिसीव करी चाहे नहीं करी, आप उसको रेवेन्यू मान लो। मतलब कि मैंने अगर अपने जूते बेच दिए, अगर मैंने 2 जोड़ी जूते बेच दिए, अभी पेमेंट नहीं भी आई तब भी मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। क्या कहता है देखो, According to the revenue recognition concept, revenue is considered to have been realized। आप उसी टाइम उसको रियलाइज हुआ मान लोगे जैसे ही ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई है। एंड द ऑब्लिगेशन टू पे द, मतलब सामने वाले के लिए पे और हमारे लिए रिसीव, ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश, कि अब सामने वाला बंदा मेरे को पे करेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ अमाउंट आर टू सेपरेट इवेंट। वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि पैसा आ गया, पैसा जब आएगा तब आप लिख दोगे। मतलब रिकॉग्नाइज करने का मतलब मैंने लिख दिया कि मैंने यार राहुल से पैसे लेने हैं, राहुल से मेरे को 5,000 लेने हैं, है ना, वो मेरा सामान ले गया। तो अब राहुल से जब 5,000 आएंगे तब मैं लिख दूंगी राहुल से 5,000 आ गए, समझे? तो लेकिन आप इसको सेल्स मान लोगे जैसे ही आपने सेल कर दी। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दैट इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फिर से नाम से समझ आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, कि मेरा जो अकाउंटेंसी के अंदर कोई भी चीज हम रिकॉर्ड करते हैं या कुछ भी पूरी अकाउंटिंग करते हैं उसके अंदर हम उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का। तो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड की जाएगी तो वो एक एविडेंस के साथ, एक सबूत के साथ रिकॉर्ड की जाएगी। मान लो मेरा इंप्लॉय मेरे को बोलता है सर मैं ना 500 रुपए के स्टेशनरी लेकर आ गया, मैं ऐसे ही नहीं मान लूंगा, ऐसे ही 500 रुपए नहीं दे दूंगा, मैं उसको कहूंगा वेरीफाई करवाओ, सबूत दो। तो वो कहेगा सर मैं फला दुकान से ये लाया हूं, ये उनकी पर्ची है, ये उनका बिल है। मैं कहूंगा अब ठीक है। तो मतलब अब इस 500 रुपए की जो भी अकाउंटिंग होगी मेरी बुक्स के अंदर वो वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल के तहत होगी कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, एविडेंस इसका मेरे पास है पड़ा। समझे? देखें क्या लिखा कि द वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। इसके अंदर कोई भी
झोल मोल नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंसेस आर रिगार्डिंग एज ऑब्जेक्टिव, कि आप सारी की सारी मेजरमेंट्स जो करोगे वेरिफिएबल एविडेंस के बेसिस पे, कि जो सामने दुकान वाले ने बिल दिया मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, दुकान वाले के पास जा सकता हूँ क्या बिल आपका है कि नहीं है, ठीक है। इट मीन्स ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी एविडेंस्ड, सारी के सारों का सबूत होना चाहिए, एंड सपोर्टेड बाय द बिजनेस डॉक्यूमेंट, उनके अंदर डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए। These supporting documents are कैश मेमो हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकते हैं, सेल बिल हो सकते हैं कि सामने वाले ने तुम्हें बिल काट के दे दिया या कैश मेमो दे दिया अगर तुम कैश पेमेंट करके आए हो, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस है। मैं आपको 10 ट्रांजैक्शंस पूछूंगा, 10 की 10 हम आपको समझा दूंगा कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। सो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है कि हमारे जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं हम उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखें। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है सिर्फ वही चीजें लिखी जाएंगी खातों में जो मनी में मेजर की जा सकती हो। तो हमारा यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो कि बोलेगा कि सिर्फ वही चीजें लिखी जा सकती हैं जो हमारे मनी के अंदर मेजर करी जा सके, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो। अगला क्या है देखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। लॉन्ग टर्म में मेरा कंपनी सक्सेस होगा या नहीं ये डाउटफुल है क्योंकि मार्केट कंपटीशन ऐसा है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? बहुत इंडेफिनिट टाइम। तो भैया गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म में डाउटफुल है भी सही तो क्या होगा, आप सालाना दर अकाउंट चेक करो और उसके बेसिस पे देखो कि तुम्हारा कैसा चल रहा है कंपनी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गोइंग कंसर्न। अब मैं कहूंगी विद्यम यार पता नहीं लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगा। अरे तो आज तो कंपनी चल रही है ना, आज तो मैं अपने हर साल दर साल उसको चेक कर सकता हूँ ना। तो गोइंग कंसर्न असम्पशन बोलेगी कि ये तो चलता ही रहेगा, आप डाउटफुल नहीं हो सकते क्योंकि इंडेफिनिट पीरियड तक चलना है। यू डोंट नो कब तक लाइफ होगी, सो यू कैन नॉट बी डाउटफुल इन दिस केस, ठीक है। अगला आता है मेरे पास, ऑल्दो सेल्स हैव नॉट येट टेकन प्लेस, अभी तक सेल्स नहीं हुई है। फ्यू रिलायबल कस्टमर्स, कुछ रिलायबल कस्टमर ऑफ द कंपनी कहते हैं हैव प्लेस्ड लार्ज ऑर्डर, उन्होंने लार्ज ऑर्डर दे दिए, फ्रॉम विच ह्यूज प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड, उससे हमारे को ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्ट हो रहा है कि आएगा। तो यहां पर आप दो प्रिंसिपल यूज कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कह सकते हो कि हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कि आप कहोगे हम रेवेन्यू को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अभी हम उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई है। दूसरा आप यहां पे यूज कर सकते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी, है ना। आप कह सकते हो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा? वो बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट हो गए हो तभी मानोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे। तो अगर आपको ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड भी है तब भी आप इनको कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि आप एंटिसिपेट प्रॉफिट्स को नहीं करते हो। कंजर्वेटिज्म, आराम से आप उसको समझदारी से ट्रेड करते हो। One of the shareholders of a company has invested his savings in shares of another company. किसी शेयर होल्डर ने दूसरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। इससे हमारे को क्या लेना देना? हमें कोई लेना देना है? विद्यम को क्या लेना देना कि संयम सर कहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वी आर सेपरेट बिजनेस एंटिटीज, वी आर सेपरेट। तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो यहां पे लगेगा मेरा अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। समझ आ रही है बात? अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में फैक्ट्री रेंट ऑफ द कंपनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर 10,000। कहते हैं कि फैक्ट्री रेंट अभी देना रहता है, तो आप इसी हिसाब का खर्चा मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। तो अब यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लिखोगे? एक्रूअल। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपने खर्चा इंकर कर दिया है तो उसको खर्चा मान लो, चाहे पेमेंट अभी करी है चाहे नहीं करी है। अगला देखो, एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई। मेरी फिक्स्ड एसेट का रेट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू। बुक्स में जितने की दिख रही है, मान लो 1 लाख की दिख रही है लेकिन मार्केट में 5 लाख की है। एंड डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू शो द फिक्स्ड एसेट्स इन अकाउंट्स एट देयर करंट मार्केट वैल्यू। वो चाहते हैं कि अब इस एसेट को 1 लाख की जगह 5 लाख का ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आप अपनी
जो कहता है आप अपनी एसेट्स को उनकी पुरानी वैल्यूज पे ही शो करोगे जितने में आपने खरीदी माइनस डेप्रिसिएशन, आप उनको करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं करने देगा। आगे देखो, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज्ड पेंसिल्स ऑफ 50, कंपनी ने 50 रुपए की पेंसिल खरीदी। दीज ऑल बीन इशूड फ्रॉम द स्टॉक एंड वर स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ द ईयर। कहता है 50 रुपए की पेंसिल खरीदी थी लेकिन अभी भी ना थोड़ी थोड़ी बची हुई है, मतलब है ना, ऐसी होती है ना पेंसिल, इतनी बड़ी सारी पेंसिल थी, ठीक है, साल की शुरुआत में खरीदी थी तो इतनी बड़ी थी, अभी ईयर एंड पे ना वो कहता है इतनी सी पड़ी भी है, इतनी सी पड़ी है। तो कहते हैं 50 वाली थी, इसमें से 15 रुपए की शायद पड़ी हो, तो उसको आप रिकॉर्ड करो। करोगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ काम की बातें रिकॉर्ड करनी है ना। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है सिर्फ काम की बातें लिखनी है, ऐसे बेवकूफों वाली बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। आगे देखो, डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो चाहते हैं कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट कर लें, ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह वाला? स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह, कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट कर लें स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह, मतलब चेंज कर लें इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। किस लिए वाला? टू शो हायर प्रॉफिट्स। करने दोगे क्या? करने दोगे क्या? नहीं करने दोगे। क्या बोलोगे? सर कंसिस्टेंसी असम्पशन बोलती है, सर कंसिस्टेंसी असम्पशन बोलती है कि आपने जो एक तरीका एक बार यूज कर लिया, साल दर साल आपको वही यूज करना है, बदलना नहीं है। आखिरी देखें, A debtor who owes an amount to the company is likely to be declared insolvent। एक बंदा जिससे कंपनी को पैसा लेना है, हमें लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाएगा, मतलब कि वो अपने डेट नहीं चुका पाएगा। तो उसके लिए हम आज ही प्रोवाइड करेंगे, आज ही हम प्रोवाइड करेंगे, क्या बना देंगे उसके लिए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना देंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमें लगता है कल को कोई डूबत होने वाली है तो उसको आज ही कंसीडर कर लोगे। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम यहां पर लगा देंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। हमने सारे के सारे बहुत बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर लिए हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं पे कोई भी डाउट है टाइम स्टैम्प के साथ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप में जोड़ के आप डिस्कशन कर सकते हो अपने ही जैसे और स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, यहां तक आए हो तो बताकर जुड़ जाना लेक्चर कैसा लगा। और अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जहां पर हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। रिमेनिंग टॉपिक्स जो बाकी के जो टॉपिक्स में करवाऊंगा वो काफी स्कूलों से वो डिलीटेड होते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मेरे को हर बच्चे को कैटर करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जरूर करवाऊंगा। काफी सारे स्कूलों का सिलेबस तो यहीं तक ही होगा, तो अब यहाँ तक आपका हो चुका है। मिलते हैं तीसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।